नमस्कार दोस्तों, हम आज भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट है और इसमें हम संविधान के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके परिचय के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं कि संविधान क्या होता है। तो आप ये समझ लें कि जिस तरीके से मान लीजिए आपकी एक जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन के अलावा आपके चाचा, आपके ताऊ जी और आपके दूसरे उनके बच्चे भी रहते हैं साथ में। और उस परिवार को यदि ठीक ढंग से चलाना है तो सभी के बीच में जिम्मेदारियों का बंटवारा और अधिकारों का बंटवारा होना जरूरी होता है। नहीं तो बहुत जल्दी उनके बीच में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी परिवार बिखर जाएगा, सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें अंतिम सत्ता तो जनता में निहित होती है, लेकिन उस सत्ता का संचालन किस तरीके से होगा इसका निर्धारण संविधान के जरिए होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो पहला मूलभूत जो जरूरत है उसमें से एक है कि संविधान का निर्माण। तो इस तरीके से जो संविधान है वो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का साचा ढांचा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित करता है। इसके अलावा उस देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का गठन किस तरीके से होगा, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसके बारे में भी संविधान में उल्लेखित किया जाता है। इसके अलावा जो नागरिक हैं उनके क्या मूल अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, और जो यदि राज्य है, संघीय व्यवस्था है वहां पे, तो संघ सरकार की क्या दायित्व होंगे और राज्य सरकार के क्या दायित्व होंगे, इन सब के बारे में विस्तृत विवरण दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी देश का संविधान उस देश में रहने वाले लोगों के सिद्धांतों, आदर्शों और उनके मूल्यों का भी एक दर्पण होता है। तो जिस तरह से उनका इतिहास रहा होता है, जिस तरह से वो इवॉल्व होते हैं, उसका भी एक जो मिरर है वो भारतीय संविधान को कहा जा सकता है। तो ये है संविधान। अब देखते हैं कि क्या संविधान को एक जड़ दस्तावेज मानना उचित है। जड़ दस्तावेज से तात्पर्य ये है कि जैसे ये एक किताब है, कॉपी है, तो ये अपने आप में इस कॉपी का कोई मूल्य नहीं है। इसमें जो चीजें एक बार लिख दी गई वो लिख दी गई, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो क्या हम भारतीय संविधान को भी इसी रूप में समझें कि वो भी एक तरह से बस एक किताब है? तो ये मानना उचित नहीं है, क्योंकि जब संविधान जो है लागू होता है तो उसको लागू करने के क्रम में कुछ एक परिपाटियां डेवलप होती हैं, कुछ एक परंपराएं विकसित होती हैं, और इसके अलावा संविधान को उसके इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है, न्यायपालिका को होता है। तो न्यायपालिका अपने जो समय समय पर निर्णय देती है उसके माध्यम से भी वो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसकी नई नई व्याख्याएं आती रहती हैं। इस तरीके से संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं है कि एक जीवंत दस्तावेज है। अब देखते हैं कि संविधानवाद का मतलब क्या है। संविधानवाद का तात्पर्य है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था निरंकुश ना हो, स्वेच्छाचारी ना हो। स्वेच्छाचारी ना होने का मतलब है कि अपनी मनमर्जी से कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री, यदि मान लीजिए कि कोई किसी देश का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है, तो ऐसा ना हो कि वो ऐसा कानून पारित कर दे कि किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को देश से बाहर कर दिया जाए, या कि कुछ ऐसा कानून पारित कर दे कि जो किसी व्यक्ति, कुछ एक समूह विशेष को लाभ पहुंचाता हो और किसी समूह विशेष को नुकसान पहुंचाता हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कुछ समय पहले जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे हिटलर का शासन था, तो हिटलर ने आदेश जारी किया कि दमन किया जाए, उससे संबंधित नीतियां बनाई उसने। तो ये एक तरह से स्वेच्छाचारी शासन का उदाहरण है। पुराने समय में कोई राजा हो गया तो वो सनकी राजा हो गया, उसने कुछ भी अपनी मनमर्जी के मुताबिक कानून पारित कर दिया। तो इसके खिलाफ ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कानून का अंकुश हो, संविधान का अंकुश हो और वो व्यवस्था संविधान के अनुसार चलाई जाए, वो कहलाती है संविधानवाद। अब ये भी संभव है कि कुछ जगह पे संविधान तो हो लेकिन वहां पे संविधानवाद ना हो। जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश में संविधान, लिखित संविधान है वहां का, लेकिन वहां की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा रही है, तो ये कह सकते हैं कि वहां पे संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में लिखित संविधान ना हो लेकिन वहां पे संविधानवाद हो। जैसे कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है
लेकिन फिर भी वहां की जो शासन व्यवस्था है उस पर स्वेच्छाचारी नहीं है, निरंकुश नहीं है कि जो शासन व्यवस्था है वहां पे जो कानून है उस पर विधि का अंकुश होता है। अब समझते हैं कि भारतीय संविधान पे किन किन चीजों का प्रभाव रहा है। तो पहला जो प्रभाव रहा है वो हमारी प्राचीन परंपराओं का रहा है। प्राचीन परंपराओं से तात्पर्य ये है, देखिए पुराने जमाने में भी राजा होता था, तो कहने के लिए अंतिम सत्ता और सर्वाधिक जो सर्वोच्च शक्ति है वो राजा में निहित होती थी, लेकिन वहां भी राजा निरंकुश नहीं हुआ करता था, क्योंकि राजा पे धर्म शास्त्रों का अंकुश होता था। राजा ऐसे कुछ भी धर्म के खिलाफ निर्णय नहीं लेता था। इसी तरीके से आप देखें तो मौर्य काल में चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक भी राजा के क्या दायित्व होंगे, किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, इसके बारे में विस्तृत विवरण करता है। इसके अलावा वैदिक काल में सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी जिसमें कि लोग आपस में बैठ करके और निर्णय करते थे। तो इस तरीके से जो कुछ हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उनका हमारे संविधान में उसका प्रभाव रहा है। इसके अलावा जैसे एक जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर के चलती रही है कि जो कि ये मान के चलती है कि सारा जो विश्व है वो हमारा परिवार है। और इसके अलावा भारतीय संस्कृति का अनिवार्य अंग रहा है कि हम जो है प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और जो जीव हैं उनके प्रति दया का भाव रखें। और आप देखिए जिन परंपराएं हैं उनका भारतीय संविधान पे असर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राचीन काल में प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायतें अस्तित्व में रही। आज भी अभी कई जगह पे अब तो इसका व्यवस्थित संस्थागत रूप हो गया है, इसका संवैधानिक दर्जा मिल गया है इनको, लेकिन प्राचीन काल से ही ग्राम पंचायतें भारतीय जीवन का अनिवार्य अंग रही हैं, जहाँ पे कि छोटे छोटे निर्णय और ग्राम स्तर की जो समस्याएं हैं उनका निर्णय पंचायत में हो जाता था। तो इस तरह से जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन संस्थाएं हैं, उनका जो प्रभाव है वो भारतीय संविधान में रहा है। हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके आदर्शों का भी हमारे संविधान में प्रभाव रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल में जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पे अत्याचार किए गए, उसमें जिसने भी ब्रिटिश के कानून का विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उसको कुचला गया। तो उन सारी चीजों के खिलाफ भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रूप में कुछ एक प्रावधान डाले गए। तो इस तरीके से जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके जो आदर्श हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। जैसा कि आप देखते हैं कि उस समय पे एक नेहरू कमेटी का, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, और जब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सम्मिलित की थी तो उसमें भी मूल अधिकारों का समावेश किया गया था। और उस कमेटी में से जो 10 मूल अधिकार हैं वो एज इट इज भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश काल में कानून बने, जैसे 1935 का जो कानून बना, तो 1935 के कानून में जो प्रावधान थे उसका लगभग 75% भाग भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। और इसका एक रीजन भी था, क्योंकि जो ब्रिटिश काल में धीरे धीरे कुछ एक संस्थाएं डेवलप हुई और उसमें कार्य करते हुए हमें थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक संस्थाओं का इनका अनुभव हो चुका था। तो बेहतर था कि हम उन चीजों को अपनाएं जिसका हमें थोड़ा बहुत, एकदम नई व्यवस्था को अपनाने के बजाय ये बेहतर था कि हम उन चीजों को अपनाएं जिसमें हमें थोड़ा बहुत अनुभव है। इसके अलावा हम स्वतंत्रता आंदोलन में देखते हैं कि जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन था, समाज सुधार आंदोलन था, उसमें भी कई जगह पे अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई, महिलाओं के अधिकार की बात की गई। तो वो सारी चीजें मूल अधिकारों के रूप में आप संविधान में देखते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय पे व्यापक पैमाने पर मारकाट मिटी और अलगाववादी जो शक्तियां हैं, जो देश को विभाजन करने वाली शक्तियां हैं, वो बहुत ही प्रभावी थी। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि संघ जो है मजबूत बने। ये इसमें स्पष्ट अंकुश लगाया गया कि किसी भी राज्य को जो भारत है, जो संघ है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो कई एक देश थे जो अपने यहाँ पे संविधान लागू कर चुके थे, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पहले से संविधान निर्मित थे और हमारे ये जो संविधान निर्माता थे ये उनकी बुद्धिमानी थी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से जो सबसे अच्छी बातें थी वो हमारे संविधान में शामिल की गई। तो जैसे कि आप यूएसए के संविधान को देखते हैं तो यूएसए के संविधान से जो प्रेसिडेंट का में जो
जो कार्यपालिक शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रेसिडेंट में निहित होगी। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसी तरीके से यूके के संविधान से हमने जो है वहां की संसदीय प्रणाली ली और ये व्यवस्था ली कि वास्तविक जो शक्ति है, जो वास्तविक कार्यपालिक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री में निहित होगी। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली। इसी तरीके से जो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए। इसी तरीके से जो आज हम संघीय व्यवस्था देखते हैं हमारे देश में कि सेंट्रल लेवल पे जो केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पे आप देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार हो गई, राजस्थान सरकार हो गई और बिहार सरकार हो गई। इस तरीके से राज्यों की भी अपनी सरकारें हैं। तो किस तरह से कि जो संघ है और जो राज्य हैं उनके बीच में किस तरह के संबंध होंगे, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सब सारी चीजें जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई। इसके अलावा जो इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है उसमें हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि जो संविधान का इंटरप्रिटेशन है, जो संविधान का निर्वचन है, वो किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संविधान के निर्वचन की या इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप ये समझ लें कि मान लीजिए कि कोई संविधान में कोई शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसकी कई लोग कई तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिहाज से उसकी अलग अलग व्याख्या कर सकता है और ये उनके बीच में टकराव का कारण बन सकता है। तो इसीलिए उसके निर्वचन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसके गुण दोषों के आधार पे उसको देखेगा और उसके आधार पे बताएगा कि पर्टिकुलर शब्द का या उपबंध का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए। संविधान का निर्वचन किस तरीके से किया जाएगा, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइन दी हुई है। जैसे कि इसमें पहला जो सिद्धांत है वो उदार निर्वचन का सिद्धांत है। उदार निर्वचन के सिद्धांत का मतलब ये है कि जब भी संविधान को पढ़ा जाएगा तो उसे समग्र रूप में पढ़ा जाए और इस तरीके से पढ़ा जाए कि उसका जो प्रत्येक शब्द है उसको एक अर्थ मिले और जो शब्द उसमें लिखा हुआ है उसका अर्थ सामान्य बोलचाल या व्यवहारिक भाषा में जो अर्थ है वही लिया जाए। दूसरा जो सिद्धांत दिया वो ये दिया कि यदि किसी भी उपबंध में कुछ विरोध होता है या दो उपबंधों में कोई विरोध होता है, यदि पहले सिद्धांत की कुछ एक अलग व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा। भूतलक्षी ना होने का मतलब ये है कि सपोज कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उस निर्णय का प्रभाव आज से ही लागू होगा, आगे लागू होगा, पीछे जो चीजें हो गई उस पर वो किसी तरह का प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जब भी संविधान का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो जो संविधान निर्मात्री सभा थी उस समय जो डिबेट हुई किसी उपबंध को लेकर के, तो उस डिबेट में को भी देखा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि उस उपबंध को लाने के पीछे जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा थी उसका मूल उद्देश्य क्या था, उसकी मंशा क्या थी। इसके अलावा जो उद्देशिका है, उद्देशिका में कुछ जो मूलभूत आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, इसके आधार पर भी देखा जाएगा कि कोई भी उपबंध इनको मजबूत करे। तो और संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि माना जाता है, आधारभूत विधि माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी कानून बनाया जाए, चाहे कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करे, उसकी वैधता का निर्धारण इस आधार पर ही किया जाएगा कि क्या वो संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है। यदि कोई भी कानून या कोई भी ऐसी व्यवस्था जो संविधान के उपबंधों के विपरीत है यदि लागू की जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर दे या कि उस व्यवस्था को बदलने के लिए आदेश पारित करे। और जो सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करता है उसको हर किसी को मानना ही होता है और वो कानून की तरह ही उसका प्रभाव माना जाता है। थैंक यू।